गृह युद्ध, तख्ता पलट, इमरजेंसी। अब पाकिस्तान का नंबर। नेपाल को देख थर थर कांपे मुनीर और शहबाज। पाकिस्तान में संकट से पहले फरार हो जाएंगे मुनीर। नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक धधकी आग और जनरेशन जी का गुस्सा केवल नेपाल की राजधानी काठमांडू तक सीमित नहीं रहेगा। ये लपटें पाकिस्तान की राजधानी पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक पहुंच सकती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा इस बात का प्रतीक है कि जब युवाओं की नाराजगी चरम पर होती तब सरकारें भी टिक नहीं पाती, और यही तस्वीर अब पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक संकेत दे रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, फिर गोलियां चली, फिर संसद और नेताओं के घरों में आग लगा दी गई और आखिरकार ओली की गद्दी चली गई। 24 घंटे के अंदर केपी ओली ने सरेंडर कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। युवा पीढ़ी पाकिस्तान की बेहद बेचैन है, नाराज है। चीनी रोटी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सब्जियों के दाम हाथ से बाहर जा चुके हैं। आटे का 5 किलो का पैकेट पाकिस्तान में 700 रुपए बिक रहा है। रोटी अब आम मजदूर की, आम पाकिस्तानी के पहुंच से बाहर हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से मुश्किल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ पाकिस्तान की जनता गरीबी और बेरोजगारी का सामना कर रही है, तो वहीं पाक आर्मी के बजट में कोई कमी नहीं आ रही। अय्याशी में, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आ रही। गरीबों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना फाइटर जेट, पनडुब्बी, तमाम तरह के हथियार खरीद रहा है, परमाणु बम बनाने की और अपने जखीरे को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, वो पूरे का पूरा किस कीमत पर हो रहा है? वो गरीबों की दवाई की कीमत पर हो रहा है, गरीबों के साजो सामान के ऊपर आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई के सामान के ऊपर हो रहा है, बच्चों की किताबों की कीमत पर। सब असलहा बारूद पाकिस्तान की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी सूरत हाल हो जाए आगे आने वाले दिनों में, आसिम मुनीर के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, तो आप अचरज मत कीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो ये कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेताओं की विदेश प्रेम की कहानी फिर से चर्चा में आ चुकी। जी हाँ, विदेशों से प्रेम की नहीं, विदेश प्रेम की कहानी। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर की पत्नी और बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल गई है। पहले भी पेंडोरा पेपर्स और कई रिपोर्ट्स में पाक अधिकारियों की दोहरी नागरिकता और विदेशी संपत्ति का खुलासा हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसिम मुनीर ने अपने पहले ही परिवार को, अपनी पत्नी को, बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दिला दी है, ताकि अगर तख्ता पलट होता है, विस्फोट होता है लोगों के गुस्से का, युवाओं के गुस्से का, तो फिर सीधा हेलीकॉप्टर पकड़कर, फ्लाइट पकड़कर, चार्टर्ड प्लेन पकड़कर या तो दुबई के रास्ते या सीधे अमेरिका में फिर आसिम मुनीर लैंड करेंगे। तो नेपाल से क्या संकेत पाकिस्तान के लिए मिलते हैं और भारत कैसे इस पूरे डेवलपमेंट पर नजर बनाकर रखे, आज नवभारत टाइम्स पर इसी पर बात करेंगे हम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और अब बात सारी दुनिया की थोड़ा विस्तार से करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ही कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। बलूचिस्तान में सेना की नीतियों को लेकर आक्रोश है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूच आवाज को दबाने के लिए इस्लामाबाद जिहादियों को बढ़ावा दे रहा है। कोयटा में, यानी बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में आत्मघाती हमला जो हुआ, उसमें 10 से ज्यादा पाकिस्तान फौज के सैनिक मारे गए। इस हमले ने साबित कर दिया कि सेना ने आतंकी संगठनों को पनपने का मौका दिया है। नतीजा यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। अब अगर नेपाल जैसे प्रदर्शन पाकिस्तान में शुरू हो गए तो आसिम मुनीर के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। इमरान खान के समर्थक पहले से ही सेना के खिलाफ आक्रामक हैं। आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अगर युवा भड़क उठे, सड़कों पर आ गए, तो यह आंदोलन सेना को भी झुका सकता है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पहले से आंदोलन की राह पर है। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब पीटीआई की तरफ से जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो ऑफिसेज हैं सेना के, पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख कमांडर्स के, प्रमुख सेना अधिकारियों के, वहां पर उन्होंने किस तरह से बवाल मचाया था, और वो तस्वीरें फिर से रिपीट हो सकती हैं। उस वक्त तो शायद वो आंदोलन शांत हो गया था, लेकिन अब जो नेपाल में हुआ उससे पीटीआई को एक नया हथियार मिल गया है, एक नई ऊर्जा मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गई है। बस इमरान के एक इशारे का इंतजार है। जेल में बंद है 2 साल से,
तो क्या इमरान खान का इशारा मिलेगा और फिर से इस्लामाबाद की सड़कें जल उठेंगी, पाकिस्तान में आग लगेगी? ये खुश होने वाली बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तान ने जो बोया है उसी की फसल अब उसको खानी है और वो वक्त भी बहुत नज़दीक हो चुका है। बांग्लादेश में हमने देख लिया कि किस तरह से श्रीलंका में बवाल हुआ। हमने पाकिस्तान में पहले एक बार ट्रेलर देख लिया है, अब हमने नेपाल में देखा, इंडोनेशिया में भी सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए तो बस काउंटडाउन एक तरह से कहें कि शुरू हो चुका है। शुरुआत कैसे होगी? बगावत कभी भी हो सकती है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनता की हालत पस्त है। पाकिस्तान की जनता दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जिंदगी तबाह है, दूसरी तरफ महंगाई से जीना मुश्किल हो चुका है। रोटी, घी, चीनी, दाल, हर चीज, आलू, सब, प्याज, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी और विदेशी कर्ज ने हालात और बदतर कर दिए हैं। कर्ज में डूबे हैं, कर्ज और मांगने जा रहे हैं। ऐसे माहौल में नेपाल की तस्वीर पाकिस्तान के युवाओं को यह संदेश दे रही है कि अगर वो एकजुट हो जाएं तो सत्ता को झुका सकते हैं। यही सबसे बड़ा डर इस्लामाबाद को सताने लगा है। और क्या ये जो नेपाल में हुआ है ये कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी और आग भड़काने का काम करेगा? नेपाल में ओली का पतन केवल पड़ोसी देश की राजनीतिक घटना नहीं कही जा सकती, ये पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है। वहां की युवा पीढ़ी यानी जेन जी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उठ खड़ी हुई तो पाकिस्तान के नौजवान रोटी और रोजगार के सवाल पर क्यों सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान की पार्टी इस आग को हवा देगी और आसिम मुनीर को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ भी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान की सियासत पहले से कमज़ोर नींव पर खड़ी हुई है, टिकी हुई है। ऐसे में नेपाल कांड वहां एक कैटलिस्ट साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में आम लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गरीब लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का संकट है। कई लोगों को तो एक दिन भी खाने का नसीब नहीं होता है, एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। स्कूलों की कमी है, अस्पतालों की ख़राब हालत है, बिजली मिल नहीं रही, बिगड़ती परिवहन की व्यवस्था हो चुकी है, बाढ़ ने और हालात बदतर कर दिए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी लगातार महंगे हथियार खरीद रही है। भारत से मुकाबला करना है, इसलिए हथियारों में कोई कमी नहीं। और दूसरा, 1 रुपए के हथियार को 10 रुपए में खरीदना, यानी कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खुलकर करना है, अपनी जेबें भरनी है और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजना है। हाल ही में चीन से आई एक हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी का इस्लामाबाद में स्वागत हुआ। खरीदी गई है ये पनडुब्बी। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाक आर्मी आम लोगों का शोषण करते हुए अपनी ताकत को बढ़ा रही है। समझते हैं क्योंकि गरीब लोगों के हिस्से का पैसा असीम मुनीर के नेतृत्व वाली आर्मी डकार रही है। पनडुब्बियों जैसे सैन्य संपत्तियों के लिए फंड और बेनजीर सहायता कार्यक्रम BISP में धांधली हो रही है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी जमीन पर स्थिति क्या है भ्रष्टाचार की। BISP नगद ट्रांसफर कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब पाकिस्तानी नागरिकों के खातों में सीधे धन पहुंचाना है। हाल ही में किए गए एक ऑडिट में पाया गया कि इस योजना के लिए जो फंड उपलब्ध कराने में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, यानी गरीब का पैसा सेना और सरकार के अफसर खा गए। जो पैसा गरीब को जाना था, क्योंकि भारत में तो व्यवस्था है, गरीबों के अकाउंट जनधन खाते के जरिए खोले गए और जो भी स्कीम्स होती हैं उसके जरिए DBT के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो भी ये कहें कि कोष बनाए गए हैं या जो भी फंड रखा गया है उसको कैश के जरिए, क्योंकि UPI तो वहाँ पर है नहीं, बैंक के खाते वहाँ पर है नहीं, इसीलिए कैश के जरिए गरीबों को पैसा देना है। लेकिन उसमें बड़ा झोल किया गया और खूब जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। पहले हथियार खरीदने में और जिस पैसे का इस्तेमाल गरीबों का पेट भरने के लिए किया जाना था उस पैसे को खुद ही डकार गए हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। आसिम मुनीर अपने परिवार को भेज चुके हैं विदेश। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं का लगाव अपने मुल्क से कम और विदेशों से ज्यादा दिखाई देता है। एक और उदाहरण सामने आ रहा है। रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के अधिकारी, आर्मी ऑफिसर अक्सर दूसरे देशों में जाकर बसते हैं और अपनी नौकरी के दौरान तो अपने बच्चों को पहले से ही बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। चर्चा यह कि आसिम मुनीर की पत्नी सईदा इरम ने जून के पहले हफ्ते में अमेरिका नागरिकता के लिए आवेदन किया था, अप्लाई किया था। अब कहा यह भी जा रहा है कि 22 अगस्त को सईदा इरम और उनके तीनों बच्चों को अमेरिकी पासपोर्ट मिल गया है, यानी कि अमेरिका के नागरिक बन गए हैं। यह दावा मेजर जनरल राजू चौहान से जुड़े एक एक्स अकाउंट पर किया गया। अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मैं काफी समय से कह रहा हूं कि अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह मुनीर भी पाकिस्तान में सब कुछ बेचकर भाग जाएंगे। कई अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी यही दावे किए हैं। पाकिस्तान में भी चर्चा चल रही है, हालांकि इस दावे की हम पुष्टि नहीं करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने जो लंच किया उसमें ट्रंप के साथ ये डील की गई कि मैं पाकिस्तान को बेचकर खा जाऊंगा, आपको पूरी तरह से लूटने के लिए दे दूंगा, लेकिन मेरे परिवार को आप पाकिस्तान से अमेरिका की नागरिकता दे दीजिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये व्यवस्था है कि
एक नागरिक दो देशों की नागरिकता ले सकता है, भारत में ऐसा नहीं। अगर आपको भारत की नागरिकता, अगर आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है तो भारत की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर का अगर जिक्र करें तो ये रिपोर्ट सामने आई थी कि मुनीर ने अपनी पत्नी और बच्चों को उस वक्त विदेश में भेजा था जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। वैसे पाकिस्तान में नेताओं, अफसरों, सैन्य अधिकारियों द्वारा पश्चिमी देशों की नागरिकता लेना कोई नई बात नहीं है, और जब से ये आसिम मुनीर के परिवार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश में गया था तभी से उसका परिवार वहीं रह गया, उनका वहीं मन लग गया और उनको लगा कि पाकिस्तान से बढ़िया यहाँ पर हमको सब कुछ मिल रहा है तो यहीं की परमानेंट हमको नागरिकता लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नेपाल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, अगर ये तस्वीरें पाकिस्तान से भी आएँ तो बिल्कुल भी इसमें हमें हैरानी वाली बात नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के युवा सड़कों पर उतरेंगे, तख्ता पलट करेंगे आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ, और साथ ही साथ जरदारी के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे? और क्या हश्र होगा पाकिस्तान का? भारत को किस तरह से नज़र रखनी चाहिए इस पूरे डेवलपमेंट पर? बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।